हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइका स्टडी व्लॉग। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मॉड्यूल 5 और 6 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ETF जिसका मैंने पिछली बार पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हमने ETF कवर किया था कि ETF क्या होता है और हम ETF कैसे वर्क करता है, ETF क्या चीज़ पे डिपेंड होता है, ETF कैसे एक्टिवली पैसिवली मैनेज होता है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं ETF के, और क्या एडवांटेजेस होती है, क्या डिसएडवांटेजेस होती है। तो हमने ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो मेरे चैनल पे महिकाज स्टडी व्लॉग्स पे। अगर आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको देखो, फिर आगे आप ये पढ़ना जो आज मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। तो देखो, पार्ट 2 आपका बेसिकली रीड्स के ऊपर है। तो आओ हम समझते हैं कि रीड्स क्या होते हैं और क्या क्या एडवांटेजेस, क्या एलिजिबिलिटी होती है रीट्स की। तो देखो, रीट्स जैसे कि ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वैसे ही रीट्स का फुल फॉर्म होता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है। तो अब रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, देखो, it is similar to mutual funds. They pool money from multiple investors and use that money to buy income generating real estate properties. REITs manage these assets so that they can earn from capital appreciation and rental income. तो देखो, जो REITs है वो म्यूचुअल फंड्स के सिमिलर होती है। ठीक है। और वो क्या है, वो मनी, और वो क्या कहते हैं, वो मनी, उस मन जो आप मनी वो पूल करती है मल्टीपल इन्वेस्टर से, वो क्या कहती है, वो यूज़ करती है इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़, रियल स्टेट प्रॉपर्टीज़ में, ताकि वो कैपिटल एप्रिसिएशन से ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम से। देखो, रियल स्टेट ना सिर्फ प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है। आप तो ये आपने देखा होगा, आपको कोई भी घर में होगा तो वो बोलता होगा कि मैं रियल स्टेट में काम करता हूँ या मैंने इसमें काम किया हुआ है। तो उनसे अगर आप पूछोगे क्या होता है तो वो आपको समझाएंगे रियल स्टेट क्या होता है। ठीक है। तो अब सेकेंड है कि द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट हाई, enabling both small and big investors to participate in the real estate market of the India. In India, when REITs were introduced a couple of years back, the minimum investment was INR, Indian rupees 50,000 with a lot size of 200 units. तो देखो, क्योंकि रीट्स में क्या है, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हाई नहीं है, कि मतलब कितना हो सके जहाँ से स्टार्ट होता है इन्वेस्टमेंट रीट्स में, वो उतना हाई नहीं है। तो जितने बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो कि बड़े मतलब जो बहुत सालों से हैं उस रियल स्टेट मतलब उसमें, जिसमें वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं कोई भी चीज़ में, और जो स्मॉल जो अभी अभी आए हैं, तो वो दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल स्टेट मार्केट के इंडिया जो कि इंडिया का मार्केट है। तो जब रीच इंट्रोड्यूस हुए थे 3-4 साल पहले, तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी वो 50,000 थी, जिसमें आपको 200 यूनिट्स का एक लॉट साइज अलॉट होता था। फिर थर्ड है, रीट्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ म्यूचुअल फंड्स विद अ स्पॉन्सर फंड मैनेजमेंट कंपनी एंड अ ट्रस्टी। दस दस सॉरी The sponsor promotes the REITs with its fund, and the fund management company selects and buys properties for the portfolio. तो देखो, जो क्योंकि हमने अभी इसमें पहले पॉइंट में ही पढ़ा था कि जो रीट्स है वो बहुत, उसका स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है म्यूचुअल फंड्स के। क्योंकि उसमें एक स्पॉन्सर होता है, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है और एक ट्रस्टी होता है। तो जो स्पॉन्सर होता है वो जो भी आप रियल स्टेट प्रॉपर्टी में उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई भी, तो वो अपने फंड देता है, और जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है वो उस फंड को लेके प्रॉपर्टीज़ बाय करता है कि अपने आपके पोर्टफोलियो के लिए किस में इन्वेस्ट करना है। तो क्या पॉपुलर रीट्स है जिस इंडिया में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो अभी क्योंकि वो नया कुछ सालों पहले ही आया है, तो इससे ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 3 रीट्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला है ब्रुकफील्ड इंडिया रियल स्टेट ट्रस्ट, जिसकी ऑक्यूपेंसी 86% है,
और जो 52 वीक हाई शेयर प्राइस है वो रुपीज़ था 33728 का। और एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट्स है जो 87% ऑक्यूपेंसी रखता है और उसका कितना रुपीज़ है 394.95। फिर है एक माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट्स जिसकी ऑक्यूपेंसी 84.6 है, राउंड ऑफ टू 85, और इसका है 365। तो आप देख सकते हो हर एक की ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है। तो अब क्या एलिजिबिलिटी है रीट्स की वो देखते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ डीड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो जो ये रीट है ये एक रजिस्टर्ड होना चाहिए एक डीड के अंदर जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में स्पेसिफाइड है, ठीक है। फिर इसमें दूसरा क्या है, ट्रस्टी स्पॉन्सर एंड मैनेजर शुड ऑल बी सेपरेट एंटिटीज़। तो देखो जो ट्रस्टी है, जो स्पॉन्सर है, जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, तो वो क्या है उन तीनों को वो अलग अलग होना चाहिए, सेपरेट एंटिटीज़ का, एक एंटिटी का नहीं होना चाहिए। द कॉर्पोरेशन मस्ट हैव अ मिनिमम एसेट बेस ऑफ INR 500 करोड़। तो जो भी कॉर्पोरेशन जो कि रीट्स में कर रही है, रीट्स उसका है काम है, तो उसका एक मिनिमम जो एसेट बेस होना चाहिए वो 500 करोड़ होना चाहिए इंडियन रुपीज़ में। फिर द ट्रस्ट मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी कैरी ऑन रीट्स एक्टिविटीज़, कि मतलब जो ये ट्रस्ट है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये होना चाहिए कि जो भी रीट्स की एक्टिविटीज़ है वो करें, ना कि उसके कि आप ये बोल दो कि मैं रीट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ और वो कर ले काम, ठीक है। सॉर्ट ऑफ घपला अगर आप समझ सकते हो तो मैं लाइक फ्रॉड, ठीक है। तो द ट्रस्ट मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी कैरी ऑन रीड, जो सेम हो गया। वेदर और नॉट एनी प्रीवियस सर्टिफिकेट एप्रिशिएशन हैड बीन डिनाइड। तो कि कोई प्रीवियस सर्टिफिकेट एप्रिशिएशन है उसको अगर डिनाइड हुआ है तो क्यों हुआ है ये सब। और फिर आता है नो मल्टीपल क्लासेस ऑफ रीट्स, मल्टीपल क्लासेस नहीं होनी चाहिए रीट्स की। द पार्टीज टू द रीट्स आर फिट एंड प्रॉपर पर्सन एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशन 2008। तो देखो कोई जो पार्टीज़ है रीट्स के अंदर वो फिट और प्रॉपर होना चाहिए एज अ पर्सन, जो कि शेड्यूल 2 ऑफ सेबी का जो एक्ट है, जो इंटरमीडियरीज के लिए रेगुलेशन 2008 का जो एक्ट है उसमें। तो अगर अभी तक आपने सेबी को, अगर आपको नहीं पता कि सेबी क्या होती है, तो मेरे चैनल पे जाओ और सेबी का वीडियो देखो जो कि मैंने बनाया है। उसको मैंने प्राइमरी मार्केट की वाली वीडियो में कवर किया, जाके देखो। अगर आपने नहीं देखा तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर क्या होता है, 80% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट शुड बी प्लेस्ड इन इनकम जनरेटिंग एसेट, ओनली 20% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट। तो देखो जैसे 100% होता है ना, इस 100% में 80% जो है वो इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ में लगना चाहिए, और रिमेनिंग जो 20% है वो अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट है उसमें लगना चाहिए। वेदर एनी रेगुलेटरी एक्शन हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट रीट पार्टिसिपेंट, तो क्या कोई रेगुलेटरी एक्शन लिया गया है कोई भी जो रीट्स का पार्टिसिपेंट है उसके अगेंस्ट। और 90% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूशन कैश फ्लो शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो देखो, तो जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हो तो उसका 90% ना आपको जो भी यूनिट होल्डर्स हैं उन सबको देना है, किसके, इंटरेस्ट या डिविडेंड्स के फॉर्म में, और बाकी का 10% आप खुद रखोगे। तो मैं यहाँ पे ये लाइक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ है। मैंने इसलिए ख़त्म किया इसको कि मैंने इसलिए बढ़ाया क्योंकि जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो समवेयर अराउंड 25 मिनट्स की थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो बहुत बड़ी है तो अगली वाली वीडियो थोड़ी छोटी आए, 10-12 मिनट की। तो उससे क्या है, आपका इंटरेस्ट रहेगा और आपको थोड़ा समझ में भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा बनाया है। अब अगली वीडियो में मैं पार्ट 3 इसमें कवर करूँगी इसका, जिसमें हम थोड़ा और रीट्स के बारे में जानेंगे। सो मेरा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने रीट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने एलिजिबिलिटी पढ़ी, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। फिर हमने
फिर हमने ये भी पढ़ा कि कितनी रीट्स अवेलेबल है इंडिया में। तो हमने ये पढ़ा। तो अभी के लिए मैं यहाँ तक वीडियो यहीं पे रखूँगी, और अगली वीडियो में मैं आपको और रीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूँगी। तो this is Mahika signing off today from this video. So bye bye guys, until the next video, keep learning and keep practicing.